फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षक एग्जाम 2023 में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। इन सभी प्रश्नों को यदि आपने कर लिया तो यकीन माने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चंबल नदी ने मध्य प्रदेश में बीहड़ों के निर्माण के लिए किस प्रकार का अपर्दन किया है? तो आपको पता होगा कि जो चंबल नदी है वो मध्य भारत के पठार में तिरु ढाल के कारण बहुत ज्यादा अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब इरोजन, वहां की मिट्टी को हटा देती है। अपर्दन कई प्रकार का होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। परत अपर्दन, अवनलिक अपर्दन, अश्फाल अपर्दन और वायु अपर्दन। तो दोस्तों, वायु अपर्दन मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। परत अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी सतह का बहकर के चला जाना। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, अवनलिक अपर्दन, जिसको हम बोलते हैं गली इरोजन। और इसी की वजह से यहाँ अपनति और अभिनति के रूप में विशाल मात्रा में बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहां आपको विशाल बीहड़ देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश की चेरनोजेम किस मिट्टी को कहा जाता है? एक्चुअली में चेरनोजेम जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वहां बहुत जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे चेरनोजेम कहा जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश की जो उपजाऊ मिट्टी है वो काली मिट्टी है, इसलिए काली मिट्टी को मध्य प्रदेश की चेरनोजेम के नाम से जाना जाता है। याद रखें, काली मिट्टी के और भी नाम हैं इसे, जैसे रेगुल मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में थोड़ा सा पानी पड़ता है तो वो फूल जाती है और थोड़ा सा सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों में वो टूट कर फूट कर बिखर जाती है और महीन बारीक हो जाती है। इसलिए इसको काली मिट्टी, रेगुल मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी और मध्य प्रदेश की चेरनोजेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मध्य भारत का पठार, क्योंकि जो मध्य भारत का पठार है यहाँ पर एक जिला है मुरैना जो सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सरसों आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है इसी को मध्य भारत का पठार कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरचना का संबंध राजा भोज से है? किस रचना का संबंध राजा भोज से है? तो राजा भोज आपको पता होना चाहिए परमार वंश के एक महान शासक, प्रतापी शासक रहे हैं और इन्होंने ये एक योद्धा ही नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं अलग अलग विषयों पर, जिसमें इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, ये भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा विद्या विनोद, ये भी इन्होंने लिखा है। सरस्वती कंठाभरण, ये भी इन्होंने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही ग्रंथ राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में कहा जाता है, अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी है आईने अकबरी। आईने अकबरी में भी राजा भोज का वर्णन मिलता है और उसमें कहा गया है कि राजा भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वानों की मंडली थी और जब राजा भोज का देहांत हुआ तो कहा गया अधधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती, अर्थात अब धारा नगरी विद्या और विद्वान दोनों से ही मुक्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने अपनी पुस्तक रहला में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रहला नामक पुस्तक जो लिखी थी वो सल्तनत काल में एक शासक मोरक्को यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा इब्ने बतूता। और आपको पता होना चाहिए ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का गाजी बनाकर भेजा था और बाद में फिर इसे चीन का राजदूत बनाकर भेज दिया था। तो इब्ने बतूता की जो रहला पुस्तक है उसमें खजुराहो मंदिर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है जेल प्रहरी वन रक्षक एग्जाम में। बी इसका राइट आंसर है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहली बार बंबई पहुंचा। दोस्तों याद रखना, यहां पर साइमन कमीशन भारत 2 बार आया था। तो साइमन कमीशन भारत 2 बार आया था और पहली बार आया था 1928 में, दूसरी बार आया था 1930 में। और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन ये पहला अवसर था जब भारतीयों को बराबर का सम्मान देकर अंग्रेजों ने
बात की। और ये गोलमेज सम्मेलन जो थे वो ब्रिटेन में हुए। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया कांग्रेस की तरफ से, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु। एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, इसके लिए दोस्तों हमने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर में सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट है, 2023 के विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत की रैंक रही है 2023 में वो 126वीं रही है। सूचकांक इंडेक्स, इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उसमें सभी प्रकार के सूचकांक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश की किस जनजाति ने भाग लिया था? दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति थी, जो धार, अलीराजपुर, झाबुआ इन जिलों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इस भील जनजाति ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। आपको पता होना चाहिए होली के 7 दिन पहले इनके द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, और इस उत्सव का नाम है दोस्तों भगोरिया उत्सव। तो भगोरिया उत्सव भीलों से संबंधित है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? मछली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है बंजारा, इस जनजाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल होता है? मतलब दोस्तों यहां पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश का पूर्वी और जो पश्चिमी जो देशांतरी विस्तार है उसकी, अगर हम देशांतरी विस्तार देखें तो होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इस तरीके से जितना देशांतरी विस्तार है उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर आता है वो 34 मिनट आता है। तो याद रखें, मध्य प्रदेश के पूर्व में 34 मिनट पहले ही सूर्योदय हो जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिम में 34 मिनट बाद सूर्योदय होगा, क्योंकि सूर्योदय पूर्व से होता है। तो 34 मिनट यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश कि किस क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है रीवा पन्ना का पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो अपोहा तंत्र है इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो है 6। तो 6 अपोहा तंत्रों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बेनीगंज नहर, ये छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर आपको पता होना चाहिए, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर हैं, जिनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। नेक्स्ट, केन नदी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क के बीच से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है केन नदी, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया का वो कोई भी देश हो, अगर मिट्टी क्षारीय हो गई तो मिट्टी के क्षारीयपन को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि यदि मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसको सुधारने के लिए क्या मिलाया जाएगा, तो चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कृषि पर निर्भर कामगारों को उच्चतम प्रतिशत है। ये दोस्तों जेल प्रहरी में पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है अलीराजपुर। दिए हुए ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को दोस्तों कितने कृषि, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये राइट आंसर होगा 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं? कृषि जलवायु मतलब वहां मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न जलवायु आपको देखने को मिलती है। तो वहां की जलवायु और वहां की मिट्टी के आधार पर वर्षा, टेम्परेचर
और मिट्टी के आधार पर वहां किस प्रकार का क्रॉप पैटर्न होना चाहिए, इस आधार पर कृषि जलवायु 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, जबकि भारत का अगर पूछता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1974, ए इसका राइट आंसर होगा। जो मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इनके सन जरूर याद रखें, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंदौर का रीजनल पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंदौर का जो रीजनल पार्क है ये अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ और ऐसे राष्ट्रपति जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में कहां पवन ऊर्जा प्लांट स्थित है? तो पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियां लगाई जाती हैं मामतखेड़ा, रतलाम, दोस्तों ये भी सही है। कुगडू क्षेत्र, कुगडू की पहाड़ी बैतूल में है जो कॉफी का उत्पादन भी करती है, तो याद रखें कुगडू की पहाड़ियों में पवन चक्कियां लगाई गई हैं, दोस्तों ये भी राइट आंसर है। इसके अलावा जाम गोदरानी, ये तो सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पवन चक्कियां हैं। इसके अलावा इंदौर में भी हैं, इसलिए यहां जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी प्रिनास नदी किसे कहा है? तो इस पुस्तक में उन्होंने जो प्रिनास नदी किया है वो टामस या इसी को टोन्स कहा जाता है, टोन्स नदी के लिए कहा है, तो याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25, चंड प्रधोत किस प्राचीन वंश के राजा थे? तो चंड प्रधोत जो थे वो मध्य प्रदेश का एक वंश हुआ है जो बहुत ही वैभवशाली वंश था, अवंती। तो अवंती के राजा थे चंड प्रधोत, याद रखें। 26, किस काल के शासक ने मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था? यहां थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। किस काल के शासक ने मादक पदार्थ मतलब द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो है गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन दिए हुए हैं चंदेल, परमार, चालुक्य, पाल। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चंदेल वंश। तो रानी दुर्गावती का संबंध चंदेल वंश से था। दतिया में स्थित सतखंडा महल का आकार कैसा है? त्रिशूल के आकार का, स्वास्तिक आकार का, धनुष के आकार का या तलवार के आकार का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है स्वास्तिक आकार का, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो दोस्तों बाजीराव प्रथम की जो समाधि है वो खरगोन जिले के रावलखेड़ी में है। बाजीराव प्रथम एक महान पेशवा हुए हैं मराठा साम्राज्य में, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ग्वालियर रियासत का विलय मध्य प्रदेश में कब किया गया था? तो ग्वालियर रियासत का विलय मध्य प्रदेश में देश की स्वतंत्रता के एक साल बाद 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? तो भोपाल रियासत की जो पहली शासिका थी वो थी कुदूसिया बेगम। कुदूसिया बेगम, ये भोपाल में दोस्तों याद रखना है आपको, कुछ बेगमों का शासन रहा है, मतलब महिलाओं का शासन रहा है। तो इसमें जो पहली शासक थी कुदूसिया बेगम, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको एक और नाम से जाना जाता था गौहर खां। तो याद रखें गौहर खां के नाम से भी इनको जाना जाता था, कुदूसिया बेगम को। इन्हीं के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? ताम्रपाषाण मतलब वो काल जिसमें तांबे और पत्थरों को मिलाकर के हथियार बनाया गया मानव के द्वारा। तो इसके साक्ष्य कायथा से भी मिलते हैं, डागवाला से भी मिलते हैं, एरण से भी मिलते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, सांची के स्तूप को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो सांची के स्तूप को विश्व विरासत सूची में खजुराहो के बाद शामिल किया गया था। खजुराहो को 86 में शामिल किया गया था, जबकि सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खजुराहो नृत्य समारोह कब से प्रारंभ किया गया है? एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर होगा 1976। 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह
हर साल फरवरी माह में छतरपुर जिले में आयोजित किए जाते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भारत का ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। 35 निम्नलिखित में से किस वर्ष उज्जैन में अगला सिंहस्थ मतलब कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2028, ऑप्शन बी। 36 बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बरमान नरसिंहपुर में है। बरमान घाट नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के तट पर है। और दोस्तों याद रखना ये जो मेला लगता है 13 दिनों का मेला होता है, 13 डेज का, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है? तो मधुमक्खी की जो पूजा की जाती है वो रतौना पर्व है, इससे रिलेटेड। रतौना पर्व में मधुमक्खी की पूजा होती है, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा, रतौना। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में दक्षिणी भाग में, जिसका नाम है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के द्वारा हमारे यहाँ चटकोरा नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इनमें से कौन अकबर का समकालीन था? अकबर का समकालीन कौन कौन रहा है? बैजू बावरा भी रहे हैं, तुलसीदास भी रहे हैं, तानसेन भी रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, द्वीप से दीप जले किसकी रचना है? द्वीप से दीप जले किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है। मध्य प्रदेश बाल साहित्य सृजन पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? मेरी 51 कविताएं, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जाने माने प्रधानमंत्री सड़क योजना से जिनको प्रसिद्धि मिली, जिन्होंने भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्लान लेकर के आए, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर है मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ है? तो अमिताभ बच्चन की धर्म पत्नी जया बच्चन, तो जया बच्चन का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे? तो एक्स आरबीआई गवर्नर जिनका नाम है रघुराम गोविंद राजन, रघुराम राजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 45 निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टंटिया भील। टंटिया भील को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं। 46 भीमा नायक को फांसी कहां दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है यह है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में भीमा नायक को फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बादल भोई का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों बादल भोई का जो संबंध है, बादल भोई मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। बादल भोई जो जनजाति संग्रहालय है वो छिंदवाड़े में ही स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश आदिवासी जो संग्रहालय है वो भोपाल में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बादल भोई संग्रहालय छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जहां से लगातार मैग्मा लावा निकलते रहता है, लगातार वॉल्केनो एक्टिविटी होते रहती है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली बिल्कुल इटली के नीचे ये भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी, आपने देखा होगा ऊपर यूरोप है नीचे अफ्रीका है, दोनों के बीच में मेडिटेरियन सी है, यहीं पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 लाल रक्त की वर्षा किस देश में होती है? लाल रक्त की वर्षा या खून की वर्षा किस देश में होती है? किस देश में होती है? तो सबसे पहले आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों इटली। एक्चुअली में होता यह है, अफ्रीका से एक पवन चलती है जिसका नाम है सिराको, तो जैसे ये भूमध्य सागर को पार करती है, गर्म पवन है, गर्म वायु है, तो ये वहां से आर्द्रता ग्रहण करती है और इटली के जो पर्वत है उससे टकराकर ऊपर उठती है और इटली में खूब बारिश कराती है। तो चूंकि ये सहारा मरुस्थल से चलती है सिराको, तो मरुस्थल में जो मिट्टी होती है वो लाल मिट्टी होती है,
और लाल मिट्टी चूंकि आर्द्रता में मिल जाती है, इसलिए जो बारिश होती है वो लाल बूंदों के रूप में होती है, इसलिए इसको ब्लड रेन, खून की वर्षा या लाल रक्त की वर्षा कहते हैं। तो याद रखना, खून की वर्षा किस देश में होती है, तो वो देश है इटली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो याद रखें 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, लेकिन 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य का मेरुदंड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का मेरुदंड सुएज कैनाल को कहा जाता था। सुएज नहर, ये आपको दिख रही होगी, ऑप्शन ए सुएज नहर इसका राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों याद रखें जब गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में, उसी समय सुएज नहर का निर्माण किया गया था। यह सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है और अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करती है, अलग करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है सुएज नहर। शुतुरमुर्ग और बस्टर्ड जैसे पक्षी किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग और बस्टर्ड जैसे जो पक्षी हैं ये एक डेजर्ट में मिलते हैं, इसका नाम है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। ये अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया जाता है। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर एक देश है बोत्सवाना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहीं पर पाया जाता है कालाहारी, ये जो शुतुरमुर्ग और बस्टर्ड डेजर्ट है। वहीं पर एक जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। आपने सुना होगा बुशमैन जनजाति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा, पद्मा के नाम से जो जाने वाली जो नदी है वो है हमारी गंगा, भारत की जीवन रेखा, भारत की लाइफलाइन गंगा। तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और जब पद्मा और जमुना का मिलन होता है तो दोनों के मिलने से एक नदी बनती है, उसको हम मेघना कहते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग कहते हैं। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। और जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना बोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 यूएई देश का निर्माण कितनी रियासतों से मिलकर हुआ है। एक अनोखा देश यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका निर्माण जो है वो 7 अमीरों ने मिलकर के किया है। तो 7 अमीरों, 7 राजाओं से मिलकर के एक देश का निर्माण हुआ जिसका नाम है यूएई। आपने दुबई का नाम सुना होगा, शारजहां का नाम सुना होगा, खुजारा, खेमा, ये सब यूएई के ही शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हंटिंग लैंड किसे कहा जाता है। हंटिंग लैंड मतलब शिकार की भूमि। एक्चुअली में दोस्तों जो अफ्रीका का जो सवाना क्षेत्र है वो 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये क्षेत्र पाया जाता है, सवाना क्षेत्र। यहाँ पर चूंकि घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं तो बड़े बड़े पशु यहाँ पर पाए जाते हैं, और बड़े पशु पाए जाते हैं तो लोग हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसे विश्व का हंटिंग लैंड कहते हैं। सवाना क्षेत्र को अफ्रीका में ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 सुएज नहर जिसका निर्माण 1869 में किया गया, इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों सुएज नहर का जो निर्माण किया गया था इसकी जो लंबाई है वो है ऑप्शन बी 162 किलोमीटर। अभी मैंने बताया था 1869 में इसका निर्माण हुआ। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा है, द्वीप पूछता तो आंसर ग्रीनलैंड होता, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। लेकिन द्वीप समूह पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। दोस्तों कितने द्वीप, 13,000 द्वीपों से मिलकर बना इंडोनेशिया। और याद रखें दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश पाकिस्तान नहीं है बल्कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है और यहीं पर आसियान का हेडक्वार्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। दोस्तों कटिबंध के आधार पर मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटते हैं, उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल भी उष्ण मरुस्थल है क्योंकि ये भारत में है। अटाकामा चिली में है, ये भी उष्ण मरुस्थल है। एरिजोना मरुस्थल ये अमेरिका में है, ये भी उष्ण मरुस्थल है। जबकि गोबी का जो मरुस्थल है ये मंगोलिया में है और ये शीतोष्ण मरुस्थल है। तो याद रखना गोबी का मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और ये दोस्तों
मतलब टेम्परेट डेजर्ट है ये, और ये मंगोलिया में है जिसकी राजधानी उलान बटोर है। और ये गोबी का जो मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस फैक्ट को भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रमाणिक थ्योरी है, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत ये माना जाता है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गई थी। जॉर्ज लेमेंटियर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यहाँ जॉर्ज लेमेंटियर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। चलिए, तो जॉर्ज लेमेंटियर दोस्तों इसका राइट आंसर है। सॉरी 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 यार, हाँ। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है? तो दोस्तों जो चट्टाने हैं वो आग्नेय नहीं हो सकती, क्योंकि आग्नेय में इग्नियस रॉक इसका नाम है, तो लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिससे जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर पेट्रोल तेल तो बन ही नहीं सकता। कैंथिल चट्टान ये परिवर्तित चट्टाने हैं, रूपांतरित चट्टाने, इसमें भी नहीं बनता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इसको याद रखिएगा। कहाँ गया भाई कर्सर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, औषधि चट्टान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, जेरोफाइट नामक वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। तो जेरोफाइट नामक जो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं दोस्तों, ये चट्टानों में नहीं होती है, गलती से आ गया है यहाँ पे, तो याद रखें ये जो होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं जेरोफाइट, जेरोफाइट प्रकार, जिसमें नागफनी और कटीली वनस्पतियां होती हैं, जिनमें पत्तियां मोटी होती हैं, कांटों में रूपांतरित होती हैं, जड़ें जो होती हैं काफी लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई से जल को अवशोषित कर सकें। तो जेरोफाइट टाइप की जो वनस्पतियां हैं ये डेजर्ट में आपको मिलेगी, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, जहां थार का डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों टकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल याद रखें चीन में है, जैसे भी हमने देखा था गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने बात की थी आसियान में दोस्तों 10 देश हैं जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी, 1967 में। और भारत के पूर्व से लगे हुए जो 10 देश हैं उसमें से एक देश है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 10 देश हैं जो आसियान के मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 64, माया सभ्यता का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों माया सभ्यता दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है ग्वाटेमाला। जैसे हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता हुई है वैसे वहां पर माया सभ्यता हुई है, तो याद रखें। इसके अलावा कई सभ्यताएं होती हैं, मेसापोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, दजलाफरात सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और इस सब सभ्यताओं का विकास बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ है। मध्य प्रदेश में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल नहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा का एक नेशनल पार्क है, बाकी सब मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस ऑप्शन बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सफेद भालुओं को कहाँ संरक्षण दिया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दची ग्राम, और ये जो दची ग्राम है दोस्तों ये दची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। तो दची ग्राम में सफेद भालुओं को पाला जा रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश का गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा नगर कानपुर यहाँ स्थित है। भारत में टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? आपने देखा होगा गर्मियों में कई बार टिड्डियों का आक्रमण होता है, और ये टिड्डियां भी पाकिस्तान की तरफ से ही आती हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, टिड्डी भी भेजता है भाई। तो ये जो टिड्डियां हैं, टिड्डियों के को नियंत्रित करने के लिए जो चेतावनी केंद्र हमारे यहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है क्योंकि पाकिस्तान से ये राजस्थान होते हुए प्रवेश करती हैं, तो ये जोधपुर में बनाया गया है। जोधपुर राजस्थान का एक बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 70, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा इंद्रधनुष क्रांति, तो आलू भी उत्पादन करो, मछली भी करो, फर्टिलाइजर भी करो, तो जो यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी के लिए है इंद्रधनुष क्रांति।
क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तर पूर्वी भारत में जो जनजाति समुदाय हैं उनके द्वारा परंपरागत तरीके से जो खेती की जाती है, पर्वतों में खेती करते हैं और खेती करने के बाद आधुनिक उसमें हल नहीं चलाते हैं, खेती करते हैं तो, और जो फसलें आती हैं काटने के बाद फिर उसमें आग लगा के वो आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको बर्न एग्रीकल्चर और झूम कृषि भी कहा जाता है, तो झूम कृषि यहाँ राइट आंसर होगा। 72, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखना, गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये झेलम की सहायक नदी है। ये झेलम वो नदी है जो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है और ये आगे जाकर के फिर झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है और चिनाब आगे जाकर के सिंधु में मिल जाती है, तो फाइनली ये सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 1929 में। ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के मार्गदर्शन पर, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्वान थे और ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो 1951 में किया गया था, 1951। तो क्वेश्चन नंबर 75, भारत की ज़ैद फसलों में कौन शामिल नहीं है? तो 75 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रागी। रागी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में पहली बार चाय का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो चाय लगाई गई थी वो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, दार्जिलिंग एक क्षेत्र भी है, यहाँ लगाई गई थी। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के नहीं जाती है? तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय रेखा है ये बिहार से होकर के नहीं जाती है। नैनी के उत्तर मध्य 36 अंधी उड़ी, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखें। नैनी के उत्तर मध्य मतलब उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, अंधी से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मतलब 5 राज्य ऐसे हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वो बिहार से होकर के नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हृदय स्थल किस नदी के मैदान को कहा जाता है? तो भारत का जो हृदय स्थल है वो उत्तर के विशाल मैदान को कहा जाता है और नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी, जहां लगभग उत्तर के विशाल मैदान में भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है। भारत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी किस स्टेट में है या किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतों की, हिमालय की वादियों पर बसा हुआ ये नगर है डलहौजी। यही हमने दलाई लामा को भी शरण दे रखी थी डलहौजी नगर में। क्वेश्चन नंबर 80, मुंबई नगर किस द्वीप पर बसा है? तो जो मुंबई नगर है वो एक द्वीप पर बसा है जिसका नाम है सॉल्सेट द्वीप, तो याद रखना। एलिफेंटा द्वीप ये भी मुंबई से लगा हुआ है लेकिन मुंबई नहीं बसा है। एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। वेलिंगटन द्वीप पर कोच्चि बसा हुआ है जो केरल का शहर है, जिसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कोच्चि वेलिंगटन द्वीप पर, मुंबई सालसेट द्वीप पर। कागज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो कागज का उत्पादन सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर है, तो याद रखें वेस्ट बंगाल। टीटानगर और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कागज का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, डोकलाम विवाद या डोकलाम किस राज्य से संबंधित है? तो डोकलाम सिक्किम से रिलेटेड है। आपने सुना होगा चीन की जो सेना थी वो काफी अंदर तक आ गई थी, फिर हमारे सैनिकों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए इन्हें पीछे खदेड़ा, तो डोकलाम सिक्किम में है। खाद्य फसलों में कौन शामिल नहीं है? खाद्य फसलें, तो दोस्तों इसमें चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है, लेकिन सोयाबीन नहीं होगा क्योंकि सोयाबीन को तिलहनी फसल में रखा जाता है। सबसे बड़ी तिलहनी फसल है सोयाबीन। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली राजधानी किसकी है? उज्बेकिस्तान की, पूर्वी तैमूर की, कजाकिस्तान की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो भारत की भी राजधानी दिल्ली है और एक द्वीपी देश है छोटा सा जिसका नाम है पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तैमूर की राजधानी भी दिल्ली है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटे नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ, जो झारखंड राज्य में स्थित है। पारसनाथ यहाँ राइट आंसर होगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में हिमालयी राज्य हैं, तो भारत में हिमालयी राज्यों की संख्या टोटल दोस्तों 10 है।
याद रखें, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सतलज। तो सतलज नदी दोस्तों ये भारत से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए? तो खेतड़ी परियोजना जो है तांबे के लिए। खेतड़ी, तांबा, और तांबे की अधिकता से हमारी बॉडी में तांबा अगर ज़्यादा हो गया तो विल्सन डिसीज भी होती है, विल्सन रोग होता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे बड़ा मुंबई, सबसे प्राचीन चेन्नई बंदरगाह, याद रखें। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गोंड जनजाति है दोस्तों। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। और याद रखें भारत और चीन के बीच भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन जो मैकमोहन रेखा है वो केवल अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो 1140 किलोमीटर ये सीमा है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये झारखंड के धनबाद जिले में है। आपने एक फिल्म देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें कोयला खनन और कोयला चोरी को दिखाया गया है। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, और दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक लकड़ी पाई जाती है, विलो। काफी हल्की लकड़ी होती है, इसके ही बल्ले बनाए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है, जिसमें कौन सा स्केल प्रयोग किया जाता है? तो 94 का जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल ये सभी इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है वो मेंटल को कहा जाता है। 95 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मेंटल। क्वेश्चन नंबर 96, सौरमंडल में आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में बृहस्पति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि है, तो इसका क्रम याद रखिएगा। 97, हंटिंग लैंड किस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है? तो दोस्तों ये सवाना को कहा जाता है। सवाना जलवायु को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पशु पाए जाते हैं, तो शिकारों की भूमि भी इसे कहते हैं, बड़े शिकारों की भूमि सवाना को। और सवाना जो प्रदेश है वो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। 98, आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो है केरल। तो केरल ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये राइट है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वेदों की और लौट चलो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होता है। स्वदेशी आंदोलन की जो पृष्ठभूमि, जो नींव रखी गई थी वो इन्हीं के विचार थे। स्वदेशी को अपनाओ, विदेशियों का बहिष्कार करो। बाद में जो गांधी जी ने अपने आंदोलन में चीजों को शामिल किया वो कहीं ना कहीं उन्होंने दयानंद सरस्वती से ही लिया था, ये इन्हीं की देन है। तो कट्टर राष्ट्रवाद के पक्षधर थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 100, चालीसा दल को किसने समाप्त कर दिया था? तो चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन इसको जड़ मूल से पूरी तरह नष्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है वो बलबन को दिया जाता है। एक्चुअली में 40 अमीर होते थे, 40 अमीर मिलकर के राज्य चलाने में मदद किया करते थे, अमीरों का समूह होता था, उसी को चालीसा दल या उसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, जिसको इल्तुतमिश ने लाया था और बलबन ने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 101, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? चूंकि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इसलिए एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार के हर मामले की पैरवी करने का पहला कर्तव्य है। उसी तरीके से राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो केंद्रीय विधानमंडल के जो पहले अध्यक्ष बनने का श्रेय दिया जाता है वो विट्ठल भाई पटेल थे। स्वराजवादी दल की सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंने भारतीयों को लोकसभा अध्यक्ष से तुलना कर सकते हैं आप उस समय की केंद्रीय विधानमंडल की, कि उनको लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्रदान किया। तो विट्ठल भाई पटेल इसका राइट आंसर है। 1925 का समय था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस इसका राइट आंसर है। यहीं पर इनको अपने निजी सचिव महादेव देसाई और इनकी पत्नी कस्तूरबा बाई की मृत्यु की खबर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 105, सल्तनत काल में सदका क्या होता था?
सल्तनत काल में सदका क्या होता था? तो दोस्तों सदका मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रेशम पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये आज़ादी के समय एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें रेशम के कपड़ों पर कुछ बातें लिख कर के आंदोलनकारियों तक पहुंचाई जाती थी। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इसे पकड़ लिया। तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड था रेशम पत्र षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है वो जोधपुर में बनाया गया है, जोधपुर राजस्थान स्टेट में है। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसमें 8 अनुच्छेद थे, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारी प्रस्तावना या प्रियम्बल का बेस बना या उसका आधार बना। तो 13 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर होगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर दोस्तों कुल 114 दिन बहस हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 114। नेक्स्ट है, भारत में केशर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो केशर का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश में केसर या जाफरान इसे कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू एक समुद्री जहाज है, एक जापानी जहाज था जिसको एक सिख व्यक्ति जिसका नाम था गुरुदत्त सिंह, इन्होंने किराए पर लिया था। और ये सिंगापुर से वैंकूवर के लिए निकले थे, वैंकूवर कनाडा मतलब कनाडा के लिए निकले थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया, मना कर दिया कनाडा सरकार को कि उतरने ना दिया जाए। फिर वो रिटर्न कोलकाता मतलब भारत के लिए निकले। तो जितना भी सामान उन्होंने ले गया था वो सब खत्म हो गया और भूख प्यास की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई। और जब ये कोलकाता पर ये जहाज रिटर्न आया तो यहाँ भी इन पर बर्बरतापूर्वक प्रहार किया गया, जिसमें बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और बचे हुए लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह एक अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किया गया अत्याचार या अत्याचारी कांड था कामागाटा मारू प्रकरण, जो 1914 में हुई थी। ये घटना याद रखिएगा, 1914। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ। हालांकि बाद में नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटी। और फिर मोरारजी देसाई की सरकार मतलब पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। शायद ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो 1974 में इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम पर कोई आंख उठाकर ना देखे। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में किया था। शक्ति संतुलन के लिए हथियार संपन्न होना, परमाणु संपन्न होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 114, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? 116 का जो राइट आंसर है वो है मसाला, मसालों से संबंधित है बादामी क्रांति, तो याद रखिएगा। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महान सिल्क मार्ग जो चीन के बीजिंग से होकर के इटली के रोम तक जाता था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कराया था, जिन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो इस समय घनानंद का शासन था, और जो घनानंद थे वो नंद वंश के ही शासक थे। सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस थे, उस समय आईसीएस कहा जाता था आईएएस को। जनहित याचिका का आधार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? जनहित याचिका जिसे हम पीआईएल भी कहते हैं, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 से कोई भी व्यक्ति किसी के भी हित में या जनता के हित में कोर्ट में याचिका लगा सकता है, या जनता के हित में लगाई जाने वाली याचिका जनहित याचिका कहलाती है। इसका बेस है 32, लेकिन डायरेक्ट इसमें बात नहीं की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। सबसे ज्यादा उम्र में लगभग 79 ईयर में ये देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रस्तावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद पहली बार भारत में त्रिशंकु सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो त्रिशंकु मतलब किसी को भी स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिली थी और त्रिशंकु सरकार की स्थापना 1989 में हुई थी, ऑप्शन डी। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, कनिष्क को जाना जाता है, कनिष्क, क्योंकि जो काम अशोक ने किया या अशोक के समय जो काम रह गया था उस काम को पूरा किया कनिष्क ने। बहुत से देशों में बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का काम कनिष्क के समय किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची ये ऐसी सूची होती है, ऐसे विषय होते हैं जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन किसी विषय को लेकर अगर कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों ने कानून बना दिया है, तो केंद्र का जो कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा। और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा अवैध प्रवास कहीं से होता है। अवैध मतलब बिना वीजे के प्रवास जो होता है, लोग आते हैं दूसरे देश से, वो बांग्लादेश से ही आते हैं। इन्हें चकमा शरणार्थी कहा जाता है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन ए, नरसिंहदेव प्रथम ने। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 129। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है शैव धर्म, बी। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में टोडा जनजाति किन पर्वतों में पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है ये दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। टोडा जनजाति, टोडा, कोटा, बहुत ही ये पिछड़ी जनजातियां हैं जो आदिम जीवन जी रही हैं। इसी तरीके से केरल में एक नायर जनजाति पाई जाती है जो बहुत पिछड़ी जनजाति है। अंडमान निकोबार में शैम्पेन जनजाति पाई जाती है, ओंग पाई जाती है, जारवा जारना पाई जाती है अंडमान में, जो आज भी बहुत ही आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो इस संशोधन के तहत पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए इसी संशोधन के तहत। और एक फैक्ट आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही था। मंगोल शासक चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कब पहुंचा या किसके समय पहुंचा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां पहुंचा था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, हालांकि पूरी तरीके से भारत में नहीं आया। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1906 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया याद रखें ये मुंबई में है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1911 में की गई थी। 1911 वही समय है जिस समय बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था। इसी समय जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे और इन्हीं के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन गाया गया था, जो बाद में हमारे देश का राष्ट्रगान बना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, याद रखें। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यूनेस्को, याद रखना यूनेस्को, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जो दुनिया की फैशन नगरी है। जबकि अगर यूनिसेफ पूछता जो बच्चों से संबंधित है तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यूनेस्को पेरिस।
संघाई शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संघाई सहयोग संगठन, जिसका भारत भी 2017 में सदस्य बन चुका है, 2023 में इसकी मेजबानी भारत करने वाला है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 138 का। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में कॉप 15 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये मॉन्ट्रियल में हुआ, कनाडा का मॉन्ट्रियल, जो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। दुनिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग का केंद्र है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों राइन को कहा जाता है। राइन जो जर्मनी में बहती है, कोयला ढोने का भी काम करती है, इसलिए कोयला ढोने वाली नदी भी इसे कहते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और इसका जो निर्माण किया था वो जिस कंपनी ने किया था, वो राइट आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मतलब ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। नादिर शाह दुर्रानी ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद शाह। तो याद रखें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मोहम्मद शाह के समय। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, और संपत्ति का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में भी था और अनुच्छेद 19 में था, जिसको हटा करके अनुच्छेद 300A में जगह दी गई है और इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, तो 44वें संविधान संशोधन से इसे हटाया गया है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 161 में किया गया है, 161 में, तो याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रपति की 72 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा 123। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो जो नए संसद भवन का जो आकार है दोस्तों वो त्रिकोणी है, याद रखिएगा। कैसा है? त्रिकोणी। 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संचित निधि, जिसे इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, दोस्तों इसका राइट आंसर है 266। क्या होती है? तो हमसे टैक्स के माध्यम से सरकार जितना भी पैसा लेती है वो सारा का सारा पैसा संचित निधि में जमा होता है, और संचित निधि से पैसा संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। तो संचित निधि संसद के अधीन होती है, जिसका उल्लेख 266 में है। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध, जो हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया 2014 में, बाद में इसी को इनलार्ज किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पहली बार जो प्रारंभ की गई थी वो 2012 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, किस राज्यपाल के समय मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एसएन सिन्हा। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की पहली नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो पहली नेता प्रतिपक्ष थी जमुना देवी, कांग्रेस से, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155, मध्य प्रदेश में सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सूचना आयोग का गठन मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी, याद रखें, 2005 में किया गया था। मध्य प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो 156 का जो राइट आंसर है वो है कैलाश जोशी। कैलाश जोशी 1990 में बने थे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग किस भवन को कहा जाता है? तो उच्च शिक्षा विभाग जिस भवन को कहा जाता है उसका राइट आंसर है सतपुड़ा भवन। सतपुड़ा भवन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस राज्य के राज्यपाल नहीं बने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। ये राष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन इससे पहले इनको राज्यपाल भी बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति जिस राज्य का होता है सामान्यतः उसे उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, जबकि पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तीनों ही राज्यों के राज्यपाल रहे थे।
मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 159 का राइट आंसर है 1972, ऑप्शन सी। 1972 में मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसके आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। ऑप्शन ए यहां राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश की दो खंडपीठ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, एक है जबलपुर, एक है ग्वालियर, एक है दूसरी है इंदौर। तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। पहले आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मामले आते थे 1956 के पहले, वो नागपुर हाईकोर्ट सुनता था। 1956 से जबलपुर हाईकोर्ट, और खंडपीठ की स्थापना की गई ग्वालियर और इंदौर में 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस न्यायाधीश के नाम पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला गया है? तो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे, मतलब सीजेआई रहे। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है इसको, अनुच्छेद 153 इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता थे दोस्तों, ऑप्शन ए एम अधिकारी। याद रखें। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा जिन्होंने उनकी नियुक्ति की है उनको ही सौंपते हैं। तो जो 165 का राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब पारित की गई? तो दोस्तों 166 का जो राइट आंसर है वो 1995, यही है इसका राइट आंसर 1995। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ जबलपुर से हुआ था। पहली नगर निगम जो है जबलपुर में बनाई गई थी, याद रखें। वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो भिंड और दतिया 2018 में 2 नए नगर निगम बनाए गए और संख्या बढ़ के हो गई 16 से 18। तो 18 नगर निगम है वर्तमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? पहली बार पूछा है, तो पहली बार फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था वो 1962 में बनाया गया था। हालांकि बाद में जब 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ भारत में, तो उसी अनुरूप फिर संशोधन करके 1973 में हमने भी इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो भारत में 33% है, जबकि शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पंचायत में कितने माह के अंतराल में ग्राम सभा की बैठक होती है? तो प्रत्येक 3 माह के अंतराल में एक ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। इस तरीके से एक साल में ग्राम सभा की 4 बैठकें होती हैं। पंचायत विभाग द्वारा जारी मासिक पत्रिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश पंचायिका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173, खजुराहो नृत्य समारोह कब से प्रारंभ किया गया है? 173 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976, 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो महामृत्युंजय का मेला जो है दोस्तों ये रीवा जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई नृत्य, राइन हो गया है वो, राई है, राई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो राई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड से रिलेटेड है। विश्व का सबसे लंबा लोक गायन है? तो विश्व का सबसे लंबा लोक गायन आल्हा गायन है, जिसके रचनाकार जगनिक है। इन्होंने बुंदेली भाषा में आल्हा गायन लिखा है, जो वीर रस प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में किस संगीतकार का जन्म हुआ था? तो इंदौर में जो जिनका जन्म हुआ था, लता जी का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, लता मंगेशकर, जिन्हें अभी कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई है। मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? साइंस मैन अनिल काकोडकर को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। चंबल का शेर किसे कहा जाता है? तो चंबल का शेर दोस्तों डाकू मानसिंह को कहा जाता है, याद रखें। किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है इसका राइट आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत की आजादी के समय जो रक्षा मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे।
आगरे के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 182 है ये, और इसका राइट आंसर है 1983। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद की गई थी। ऑप्शन बी 1944 राइट आंसर है। रायप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रायप्पा मंदिर अभी चर्चा में था कुछ समय पहले, ये तेलंगाना में स्थित है, याद रखें। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों वो कुचिपुड़ी से है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पातालकोट में कौन सी जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भारिया जनजाति, भारिया जिसका अर्थ होता है भार ढोने वाले, काफी पिछड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट तामिया में आता है, यहाँ पाई जाती है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मतलब होता है दोस्तों एक विशेष अधिकार, और ये फंडामेंटल राइट को कहा जाता है, मूल अधिकारों को कहा जाता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 189, ताजमहल की घटिया नकल किसे कहा जाता है? तो ताजमहल की नकल उतारने का प्रयास किया था औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया उद दुर्रानी के लिए। तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, कोयना नदी के तट पर, तो याद रखें आप, बीबी के मकबरे को कहा जाता है ताजमहल की घटिया नकल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस तरीके के क्वेश्चन भी दोस्तों अभी पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। तो विजय सांपला इसके अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन अभी शायद पूछा भी गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, जो 1954 से दिया जा रहा है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी हाल ही में पूछा गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड, याद रखें। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, जबकि प्रेरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। और सवाना उष्ण घास के मैदान है, उष्ण घास के मैदानों को सवाना अफ्रीका में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 196, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो दोस्तों ये जो महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्र में नहीं है, शीतोष्ण जलवायु में है, इसलिए यहाँ डेजर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 197, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे पहले, आज भी हालांकि होते हैं आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के समय पहली महिला थी कादम्बिनी गांगुली। अगर पूछता कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो उसका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 198, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों मूल संविधान में राज्य सूची जो थी उसमें 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से 5 विषयों को निकाल करके संवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस तरीके से राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय बच गए हैं, जबकि संवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 थे, और केंद्रीय सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 199, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है चेनानी नाशरी सुरंग। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200, और ये है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? अभी आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। और भारत का सबसे लंबा जो एक्सप्रेस वे है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसकी कुल लंबाई है 302 किलोमीटर।
तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हमने कलेक्ट किया। इनको जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसमें हमने केवल सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न लिया था, इसमें हमने साइंस के प्रश्न नहीं लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंस का भी एक लेक्चर बनाने वाले हैं, बहुत जल्द वो लेक्चर अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।